सबसे पहले हम पढ़ाने वाला बता देते हैं। ठीक है, 1 घंटे से ज्यादा क्लास नहीं चलेगी, वो इसलिए ना क्योंकि इसके बाद तुम्हारे सीनियर्स का है, प्लस तुम लोग के पास भरपूर टाइम है, आराम से थोड़ा थोड़ा पढ़ो, थोड़ा थोड़ा समझो। ठीक है, लेकिन पहले इससे शुरू करते हैं, तो क्लास से शुरू करते हैं, है ना, टाइम से। देखो, तुम्हारे जो सीनियर्स है ना, उनका कोई टाइम कंफर्म नहीं मेरी तरफ से। सबसे बड़ी बात है कि मेरी डॉटर है जो अभी भी जगी हुई है, तो अपना मोबाइल हम उसको देकर आए हैं। मेरा मोबाइल मेरे पास रहता है तो कुछ एक्स्ट्रा बताने में हेल्पफुल रहता है, वो सेकंड टॉपिक है। ठीक है, सेकंड टॉपिक ये है, देखो जस्ट तुम लोग को बताने लगे तो मुझे याद आया। ठीक है, व्यू लॉबी, दुर्गेश सर भी आ गए और ये मनीष यादव सेकंड। ठीक है, सेकंड टॉपिक ये है कि मुझे थोड़ा सा जरा सा ब्रेन में कुछ प्रॉब्लम है, एंड दैट्स व्हाई आई एम नॉट यूपी। ठीक है, तो मैं केरला में फॉर सर्जरी, ब्रेन सर्जरी। ठीक है, तो मुझे 4 से 5 महीने का समय लगेगा। मेरा आज से इलाज चालू होता, बट हम 10 दिन का ब्रेक लिए हैं, तो उसके बाद से चालू होगा, लेकिन ऐसे नहीं लगातार चलेगा। ठीक है, 2 दिन चलेगा, फिर महीना 1.5 महीना, तो हो सकता है बीच बीच में 2 दिन का मैं बोलूँ। टाइम का अगर मैंने 1 AM दिया है और तुम लोग न्यू हो, 1 PM दिया है, सॉरी, तो हो सकता है 5-10 मिनट में कोशिश करूंगी आगे पीछे हो जाए। ठीक, ओके। सेकेंड थिंग, अपना अपना फोन साइलेंट करके रखो सब लोग। ठीक, और कोई भी टॉपिक से बाहर क्वेश्चन नहीं करेगा। हाँ, टॉपिक से बाहर ला से कोई रिलेटेड या करंट अफेयर में कुछ आया है, पूछना चाह रहे हो पूछ लो, नो प्रॉब्लम, एक्सप्लेन कर लेंगे। ठीक है, कोई टॉपिक मैं समझा रही हूँ, बीच में नहीं बोलना है किसी को। हर टॉपिक समझाने के बाद तुम्हारे सीनियर्स के साथ भी ये बात है, मैं 2 मिनट के लिए रिकॉर्डिंग रोक देती हूँ, क्योंकि हो सकता है कि बच्चा जो समझ रहा है वो कुछ हिलेरियस हो, है ना, या कुछ ऐसा पूछने में उसे संकोच हो, तो वो रिकॉर्डिंग में न जाए, और फिर मैं उस स्टूडेंट को टाइम देती हूँ। नाउ, जिनको सिर्फ LLB के लिए पढ़ना है, उनको जो मैं अभी बेयर एक्ट पढ़ाऊंगी उस पर अपना माथा नहीं परेशान करना। ठीक है, बट जिनको LLB के बाद LLM करना है, जुडिशरी में, APO में या नेट में जाना है, वो बेयर एक्ट पर बिल्कुल उतना ही कमांड रखेंगे जितना अपना मोबाइल पे रखते हैं। ठीक है, ओके। हर चीज हम कुछ बोलने जा रहे थे, भूल गए खुद ही, कुछ तो बोलने जा रहे थे, तो हम ऐसे ही भूलते हैं बीच में, क्योंकि साइड करने लगे। तो हाँ, तुम लोगों को क्वेश्चन, अगर तुम लोग, सबको मैंने म्यूट कर दिया है, तो तुम लोग क्वेश्चन कैसे करोगे, है ना। ओके, गुड। जो टॉपिक समझ नहीं आ रहा, वो टॉपिक जब तुम लोग रिवीजन करोगे तब कागज में लिख लेना या कहीं लिख लेना, बट इतना कोई पढ़ने में इंटरेस्टेड नहीं है, तो नीचे मीट इसी ऐप में नीचे कमेंट का ऑप्शन है ना, है ना, वहां पर, और ऐसे हाथ उठाने का भी ऑप्शन है, तो तुम लोग कमेंट्स करने से पहले अपना ऐसे हाथ वाला टिक कर लेना, ताकि हमको पता चल जाए कोई बच्चा क्वेश्चन किया और हम उसको ओपन कर लें, और फिर वहां तुम अपना क्वेश्चन कमेंट में पूछ सकते हो। ठीक है, इससे किसी की आवाज भी नहीं आएगी, प्लस जब तुम लोग को आदत हो जाएगी कि बीच में नहीं बोलना है, या देखो हमको बोलने से प्रॉब्लम नहीं है, तुम क्वेश्चन करो भी। क्या होता है ना, पढ़ा रहे, रिकॉर्डिंग कर रहे हैं, तुम 4-5 बच्चे पढ़ रहे हो, बाकी 50 बच्चे, 100 बच्चे जो बाद में पढ़ेंगे ना, वो भी तुम्हारी बात सुनेंगे। कभी कभी क्या होता है कि तुम कुछ कर रहे हो, तुम्हारे पीछे से कोई आवाज आने लगी, जैसे मैं ही कुछ करती रहती हूँ, मेरे पीछे से कुछ आवाज आती है, मैं तुरंत रोक देती हूँ कि 2 मिनट का ब्रेक लेते हैं, 4 मिनट का ब्रेक लेते हैं, ताकि तुम्हारे पास वो आवाज ना जाए, ना वो वीडियो में जाए। ठीक है, और ये चीज तुम लोग को भी करनी है। जब तुम लोग की हैबिट पड़ जाएगी, तुम अपना म्यूट कर दो, और जब तुमको क्वेश्चन पूछना हो तुम अनम्यूट करके पूछ लो। ठीक है, ओके। नाउ पूछो, जो क्वेश्चन पूछना है कमेंट करके पूछो, देखते हैं कितने लोग को समझ में आया कमेंट वाला बात। ओके, ये रेज लिखा है ना ऊपर, मैंने रेज किया, ओके, फिर से रेज कर रही हूं मैं। ठीक है, दूसरा, अब मैंने सबको म्यूट कर दिया है, तो कोई अनम्यूट नहीं हो पाएगा। ठीक है, ओके। तुम लोग सत्यम ट्राई करो, चंदन ट्राई करो, तरुण, और ओके मनीष भी ट्राई करो कि तुम लोग को रेज वाला ऑप्शन दिख रहा है। ये मोस्टली जो तुम्हारे सीनियर्स है ना, उसमें 2-3 है जो हमेशा लाइब्रेरी में रहते हैं, तो वो मोस्टली ऐसे ही करते हैं। क्या करेंगे, इरेज करेंगे, क्योंकि हरदम हम कमेंट ऑन नहीं रखते, मेरा मोबाइल मेरे पास रहता है तो ऑन रखते हैं नहीं। अभी जबकि मेरी बच्ची को कार्टून लगा के दिया है मैंने, टीवी भी है, बट मोबाइल में ज्यादा फोकस करती है वो, नहीं तो अभी परेशान करेगी बीच में आके। उसके बाद ये कमेंट का है, चैट का आ गया,
और देखो, मैं ही कर रही हूँ, कोई और कर नहीं पा रहा है क्या? ठीक है, कर लोगे, अभी पहला ही दिन है। और ये मैंने मैसेज किया, ठीक है। तरुण को भी आ गया, ठीक है, वेरी गुड, है ना? ओके, सो ठीक है, ओके। जैसे तुम लोग अपना वीडियो ऑन ऑफ कर रहे हो, वैसे तुम लोग क्या कर सकते हो, अपना माइक भी ऑन ऑफ कर सकते हो। तो जब क्वेश्चन पूछना है तब ऑन ऑफ करो, ठीक है। चलो टॉपिक पे चलते हैं, पढ़ना क्या है हमको। ओके, चलने से पहले इसको थोड़ा सा इरेज करके चलते हैं, क्योंकि हम ये वाला पेज फिर यूज करेंगे ना, इसके लिए। अरुण तिवारी को आ गया, ओके, समझ में आ गया, धीरे धीरे तुम लोग को समझ में आ जाएगा। देखो, एक बात और हम बता दे रहे हैं, तुम्हारे जो सीनियर्स थे वो फर्स्ट सेमेस्टर ऑनलाइन नहीं पढ़े थे, ठीक है, ऑफलाइन ही पढ़े थे। लेकिन चूंकि मेरी तबीयत खराब हो गई, मेरा फरवरी में एक हार्निया का सर्जरी था, फिर उसके बाद मेरा ब्रेन का प्रॉब्लम हो गया और यहाँ ब्रेन सर्जरी के लिए आ गए ना, इसलिए हम थोड़ा सा ऑनलाइन कर रहे हो। तो ये समझ लो मैनेजर सर की कृपा है, पढ़ा रहे हैं जब तक वो बोल रहे हैं, ठीक है, नहीं तो ऑफलाइन ही क्लास का ऑप्शन मिलता है। ओके, चलो तुम लोग के टॉपिक पे चलते हैं। सो पढ़ाई कैसे करेंगे हम, रुको थोड़ा सा इसको पेज को, कहाँ गया? ये बताओ, तुम लोग को पेज दिख रहा है? कोई एक लोग कमेंट करके बताओ, पेज दिख रहा है? अच्छा, हाथ उठा के ही बता दो, हम समझ जाएंगे। हाथ उठाने का मतलब यश हुआ। ओके, तरुण एक बार ही हाथ उठाना था, उसके बाद तुमको बताना है, ठीक है। ओके ओके, पेज दिख रहा है, ठीक है, ओके, गुड, ओके, यू कैन सी, ओके। चलो, नाउ क्या बताने जा रहे थे हम? मेरी दवा का है थोड़ी सी हार्ड, तो हमको थोड़ा सा भूल भूल जाते रह रहकर। चलो कोई बात नहीं। मैं ये बोलने जा रही थी कि हम बेयर एक्ट पढ़ेंगे। बेयर एक्ट क्या होता है? तो हमने सुना, तुमने सुना होगा, आईपीसी है ना, उसको बदल के बीएनएस आ गया, है ना। पहले क्या कहते हैं, धारा 300 में मर्डर था, 299 में आपराधिक मानवत था, अब 100 101 में आ गया, कैसे हो गया ये सब क्या है, क्या किस चीज की बात कर रहा है? या सबसे अच्छा, अगर तुम लोगों ने पॉलिटी पढ़ी होगी, जो कि आई होप तुम सब ने पढ़ी है, तो उसमें आर्टिकल्स होते हैं ना। वो आर्टिकल्स क्या बताते हैं, कुछ ना कुछ टॉपिक को बताते हैं। फॉर एग्जाम्पल आर्टिकल, ओके, एक मिनट ना, 1 मिनट का ब्रेक लेते हैं, भूल गए। तो बेयर एक्ट क्या होता है, सारी धाराओं उस संबंधी कानून का, नियम का एक जगह पे इकट्ठा किया होना। छोटा सा बेबी हो क्या तरुण तुम? अच्छा, है क्वेश्चन क्या कुछ? हमको शो नहीं कर रहा है, तुम कोई क्वेश्चन नहीं पूछ रहे हो, सिर्फ हाथ उठा रहे हो। खुशबू, हाँ, तुम भी कोई क्वेश्चन पूछना तभी हाथ उठाना, ओके। हाँ ओके, हम समझ गए, तुम लोग ओके ओके, ठीक है, मैम के लिए हाथ उठाए, ओके। तो जहां पे सारा क्वेश्चन है क्या, ये तो इस पे रिकॉर्डिंग नहीं हुई, इंपॉर्टेंट भी नहीं था कोई, सो फिर हम भूल गए। सच, सच अ बैड माइंड आई हैव, मेरी सर्जरी के बाद ही सब सही होगा। हम्म, तो हम पहले पढ़ेंगे बेयर एक्ट, ठीक है। बेयर एक्ट अच्छे से समझना, जो भी हम भूले हमको बीच में जरूर जरूर याद आएगा। बेयर एक्ट, अगर तुम लोग अपनी तैयारी कर रहे हो तो बाइलिंगुअल हिंदी और इंग्लिश का आता है। इंग्लिश वालों के लिए सिर्फ इंग्लिश में आता है, बट हम कहेंगे हिंदी प्लस इंग्लिश लेना, क्योंकि कभी जुडिशियल वगैरह में दे तो ट्रांसलेशन आता है, तो लीगल लैंग्वेज ही यूज करना पड़ता है, ठीक है। अभी इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट है तो इसी से चलो, ठीक है। इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट है तो इसी का चलो, ओके। देखो, मैंने इसके लिए कोई पीपीटी नहीं बनाई है, तुम लोग नहीं हो, क्योंकि बेयर एक्ट की पीपीटी थोड़ी बनाएंगे। बेयर एक्ट ताकि तुम लोग समझ सको। जब मैं बेयर एक्ट पढ़ाऊंगी तो मैं कोई तुमको एपीओ एलएलएम या वकालत ही करनी है, इस कॉन्सेप्ट से पॉइंट टू पॉइंट बनाऊंगी, कहाँ कहाँ से क्वेश्चन प्री के लिए बनते हैं, ठीक है। तो बेयर एक्ट को समझने के बाद
जो तुम्हारा एलएलबी का एग्जाम होगा उसी बेयर एक्ट से आएगा, ठीक है। देखो तुम कुछ भी लिख के पास हो जाओगे, नो प्रॉब्लम, ठीक है। सिर्फ एक सेक्शन रट लोगे, पास हो जाओगे, अच्छे नंबर। अवध यूनिवर्सिटी में अच्छे नंबर भी मिल सकता है, अच्छे से लिखोगे तो, है ना। क्या कर सकते हो। ठीक है, एलएलबी के लिए तो ठीक है, बट तुम्हारे प्री में काम आएगा। फॉर एग्जाम्पल जब इस बार हमने दिए थे, तो हमने कोई अलग से पढ़ा नहीं था, बट मेरा वही बेयर एक्ट पढ़ा हुआ था और मेरा नेट निकल गया, आराम से निकल गया, ठीक है। मेरे फ्रेंड का जेआरएफ निकल गया, लेकिन उसका तो जेआरएफ कब का हुआ है, उसका तो थर्ड ईयर चल रहा है पीएचडी में भी अच्छे से, ठीक। ओके, चलो। बेयर एक्ट पढ़ने के बाद जो तुमको भी नोट्स भेजा है ग्रुप में, तुम लोगों ने देखा हिंदी और इंग्लिश दोनों में है, उसमें जो हिंदी वाला नोट्स है वो हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। क्यों? क्योंकि वो सेम चीज ही है, बेयर एक्ट की ही चीज है, बट क्वेश्चन के हिसाब से, जैसे क्वेश्चन में परिभाषा पूछा है, परिभाषा के हिसाब से सेक्शन दिया है, फिर आवश्यक तत्व दिए हैं, और फिर इंपॉर्टेंट केस दिया हुआ है। जबकि बेयर एक्ट में सिर्फ तुम्हारा कानून दिया रहेगा कि कौन से सेक्शन में कानून लिखा है, क्या मतलब होता है इस कानून का, ओके। चलो हम लोग चलते हैं अपने टॉपिक पे। हाँ, थोड़ा सा मैं और कहना चाहूंगी, अगर तुम लोग प्री के नोट्स बनाना चाहते हो, देखो ये ना सोचो कि अगर भविष्य में तुम लोग एलएलएम की तैयारी करने, तो ये ना सोचो कि 3 ईयर की एलएलबी हो जाएगी तब तैयारी करेंगे, अभी से शुरू करो। क्यों? क्योंकि जो तुम्हारा एलएलबी का सिलेबस है वही तुम्हारा एलएलएम का सिलेबस होगा, एलएलएम एंट्रेंस एग्जाम का, ठीक है। जो तुम्हारा एलएलबी का सिलेबस है यही सेम सिलेबस तुम्हारा जुडिशरी का रहेगा, प्री मेंस इंटरव्यू का। यही तुम्हारा सरकारी वकील का रहेगा, प्री मेंस इंटरव्यू का। यही सिलेबस अगर तुम लॉ ऑप्शनल वाला सब्जेक्ट लोगे नेट जेआरएफ के लिए, ठीक है। एंड फिर एलएलडी, एलएलडी तो मेरे भी सपने में अभी नहीं आता, तो इन सब के लिए चलते हैं ना, ओके। तो कैसे बनाना है तुमको नोट्स, अगर तुमको प्री का नोट्स बनाना है, देखो ये हिंदी वाले में तो इसमें नहीं है, इंग्लिश वाला जो बेयर एक्ट मैंने खोला है तो उसमें तुम जाके देखना, इंडेक्स दिया होगा। इंडेक्स क्या होता है, जब बचपन में हम किताब खरीदते थे तो एक पेज होता था शुरू में, वहां सारे चैप्टर का नाम और किस पेज पर वो चैप्टर दिया हुआ ऐसे दिया रहता था ना, ये चैप्टर, और डायरेक्ट वही खोल के हम उस पेज पे चले जाते थे, ओके। उसी को कहते थे इंडेक्स। तो लॉ में जो इंडेक्स रहता है वहां पे क्या रहता है ना, कौन सा सेक्शन या आर्टिकल है और उसके सामने उसमें कौन सी धारा दी हुई है, इसका इंडेक्स रहता है। तो इसका सिर्फ इंडेक्स का जैसे जीरोक्स निकलवा लो, वन साइडेड निकलवाना, एक साइड प्लेन रखना, एक साइड रिटर्न रखना, मतलब छपा वाला रंग होना चाहिए। इससे तुम्हारा 5-6 पेज में पूरा बेयर एक्ट निकल आएगा। ये बातें बहुत डीपली हैं, बहुत मतलब हाई लेवल, आई थिंक एलएलएम का इंटरेस्ट वगैरह देने लगोगे, एलएलबी कंप्लीट होने के बाद अगर तैयारी करोगे जुडिशरी तब समझ में आएगी, अभी तो लग रहा होगा मैम क्या ही बता रही है। फिर उसके बाद क्या करना, एक साइड वाला प्लेन पेज छोड़ देना, और जो प्री टॉपिक में तुमको लगता है कि एमसीक्यू सॉल्व करने पर आया है वो वहां पे लिख देना। एक साइड प्लेन में क्यों बोल रही हूँ, कभी एक्स्ट्रा टॉपिक मिला तो वहां ऐड करने के लिए तुम्हारे काम आएगा, ठीक है। तुम लोग को बोर नहीं करूंगी, टॉपिक पे चलते अपने, ठीक है। तुम लोग के पास पर्याप्त समय है ना, 5-6 महीने का समय है। 1 घंटा रोज बेरेक्ट पढ़ेंगे, फिर दूसरे दिन 1 घंटा नोट्स पढ़ेंगे, संडे को नहीं पढ़ेंगे, और हो सकेगा तो कभी बीच में एक दो दिन क्लास लगातार नहीं ली तो संडे को क्लास ले लेंगे, ठीक है। चलो, ये पूरा सेशन आज का रिकॉर्डेड हो रहा है ना? यस, थैंक यू मैम। और मैं कुछ एडिट भी नहीं करती अगर मुझसे कुछ गड़बड़ हो गई, क्योंकि मैं बहुत आलसी हूँ, नहीं मेरे पास टाइम नहीं, ठीक है। अभी दरवाजा सुन रहे हो ना, मेरी बच्ची कर रही है, चलो। देन दिस इज इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, यह है भारतीय संविदा अधिनियम, इसका सन देखो 1872। कुछ सबसे पुराने कानूनों में से एक है, एक और कानून था हमारे पास 1862 आईपीसी, जो कि अब रिप्लेस हो गया है। तुम्हारे सिलेबस में अभी आईपीसी है, देखते हैं हो सकता है चेंज हो जाए, इसलिए आईपीसी के टॉपिक पे जाते जाते हो सकता है चेंज हो जाए, बीएनएस लागू हो जाए। जब हम पढ़ाएंगे तो हम बीएनएस की धारा ऐड करके तुम लोग को आईपीसी पढ़ाएंगे, ठीक है। या हम तुम लोग को बीएनएस ही पढ़ाएंगे, ओके, क्योंकि वही तुम्हारे एलएलएम के एंट्रेंस और सब में आने वाला है।
1 जुलाई 2024 से चल रहा है ना बीएनएस। ये कुछ आंतरिक कारणों से इसको अभी सिलेबस से नहीं हटाया गया है। तो जब तुम लोग को बीएनएस पढ़ाएंगे तो वहां तुम्हारी आईपीसी का सेक्शन होगा ऐड कर देंगे। क्यों? क्योंकि अंदर का फैक्ट सेम है, सिर्फ चेंज हुआ है तो सेक्शन और दो चार शब्द इधर उधर हुए हैं बस, ठीक है। ताकि तुम लोग का मेन सब्जेक्ट भी वही रहे। तुम लोग बेयर एक्ट भी खरीदो तो बीएनएस का ही खरीदो। जैसे मेरे पास तो आईपीसी का भी है, बीएनएस का भी मैंने लिया, वही पढ़ना है मुझे, बस पढ़ना है, टाइम नहीं मिल रहा। अब देखो ये 1872। देखो अब हम लोग चलते हैं शॉर्ट चीज पे, प्री के टॉपिक पे। देखो जब हम तुमको एमसीक्यू वो करवाएंगे, क्वेश्चन आंसर सीरीज कराएंगे ना, तो वहां पे हम 2-3 एमसीक्यू भी करवा लेंगे, तो तुम लोग को बहुत ज्यादा काम आएगा, ठीक है। ये क्या मतलब होता है? बेयर एक्ट पढ़ने का तरीका बता रहे हैं फॉर एलएलबी स्टूडेंट्स, जो इन्हें कुछ नहीं करना, सिर्फ वकालत करनी है या लॉ का थोड़ा सा ज्ञान चाहिए। ये क्यों लिखा हुआ है तो हम बता रहे हैं क्यों लिखा हुआ है, ठीक है। देखो मम्मी पापा की मान लो कि, हाँ छोड़, मम्मी पापा को छोड़ो, क्या नाम था, अब मुझे नाम भी नहीं याद आएगा। दुर्योधन के पिताजी का क्या नाम था? जान दो। दुर्योधन 100 भाई थे, सिर्फ नाम तो सबका था, बट मान लो इन केस अगर नाम नहीं रखना होता तो दुर्योधन दुष्यंत 2 भाई हो गए, बाकी सबका 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर 4 नंबर, 1 नंबर का दुर्योधन था क्योंकि दुर्योधन सबसे बड़ा था। मान लो हमने कोई गाड़ी खरीदी या कोई सामान खरीदा एक फाइल बनाने के लिए, मान लो कुछ तुम लोग को अच्छा एग्जांपल दे, बस मेरे दिमाग में आ नहीं रहा। मान लो हमने गाड़ी खरीदी सन 2025 में, ठीक है, घर लेकर आए, गांव वाले बोले वाह क्या अच्छी कार लेकर आए। अरे ये इस साल की मेरी चौथी कार है, मतलब तुम इससे पहले इसी साल में 2025 में 3 और कार खरीद चुके हो, ठीक है। इसका बस इतना सा मतलब है कि सन 1872 में जब ये एक्ट आया, ठीक है, जब इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट आया तो कौन से नंबर पे आया? 9वें नंबर पे आया, ठीक है। इसका मतलब इसके अलावा और भी एक्ट आए होंगे जो इससे पहले आए होंगे। कितने आए होंगे? 8। ये हमको नहीं याद रखना क्योंकि हमको सिर्फ याद रखना कि ये 9वें नंबर पे था। इसके बाद भी कई एक्ट आए होंगे। मान लो हमने जो कार खरीदी वो अभी जुलाई में ही खरीदी है, तो जुलाई के बाद पूरा साल अभी आधा साल पड़ा हुआ है, तो और भी तो लेंगे। वो नहीं क्वेश्चन में पूछेगा, तुमसे पूछेगा इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट कितने नंबर पे आया था। 1-2 बार पहले पूछ चुके हैं जुडिशरी के प्री में, ठीक है, इसलिए हम बता दे रहे हैं। उससे हमें नहीं मतलब है, हमें मतलब है कि हमें बेयर एक्ट समझ में आना चाहिए, ठीक। चलो कब लागू हुआ? तो 25 अप्रैल 1872 को उसको मान्यता मिली थी। लागू नहीं हो रहा है, ठीक है, ओके। देखो इसमें बहुत सारी चीजें हैं जो हम अभी तुरंत नहीं बताएंगे, जैसे इससे कूट कर 2 एक्ट और बना है। चलो हाँ, एक चीज तुम लोग को ये हम क्यों बता रहे हैं और याद रखना। अब देखो यार ऊपर जाओ, अब देखो उद्देशिका प्रेम्बल। सोच रहे हो कि मैम ये क्यों बता रही है, क्या ये भी एग्जाम में पूछेगा? ठीक है, तो ये पूछ सकता है अगर एग्जाम में पूछना प्री में। संविदाओं से संबंधित, मतलब संविदा कॉन्ट्रैक्ट करने से संबंधित जितने भी लॉ होंगे उसके कुछ भागों को परिभाषित और संशोधित करना इस कानून का उद्देश्य है, ठीक है। उद्देश्य मतलब इस कानून का उद्देश्य क्या है कि संविदा, भारत में जो संविदा हो रही है उससे संबंधित कोई भी कानून परिभाषित या संशोधित करना हो तो उसका उद्देश्य क्या है? भारतीय संविधा अधिनियम। और तुमको एक चीज और बताते हैं, सेम लॉ पाकिस्तान में भी लागू होता है, सेम कॉन्ट्रैक्ट एक्ट बांग्लादेश में भी लागू होता है, ठीक है, एंड नेपाल में भी लागू होता है। तो नेपाल ने तो अडॉप्ट किया है क्योंकि नेपाल भारत का भाग नहीं था, बट ये जब लागू हुआ तब भी इन्होंने नहीं छोड़ा, ठीक है। आई थिंक भूटान में भी लागू है, 99% ही कन्फर्म है, बट पाकिस्तान और बांग्लादेश का मेरा 100 और नेपाल का भी 100% कन्फर्म है, ठीक। दूसरा चीज क्या है, उद्देशिका क्या होती है, प्रेम्बल क्या होता है, ये तुमको बेयर एक्ट पढ़ना आना चाहिए। जब तुम लोग सेकेंड सेमेस्टर में जाओगे तो वहां आएगा कानूनों का निर्वचन, इंटरप्रिटेशन ऑफ इंस्टीट्यूट्स, मतलब विधियों का निर्वचन, विधियों को किस प्रकार परिभाषित किया जाता है।
मतलब विधियां कैसे कैसे बनती हैं, तो विधियों के क्या क्या भाग होते हैं। फॉर एग्जाम्पल एक कुकर है, तो कुकर किस किस चीज से मिलकर बनता है। नीचे एक डब्बा रहता है, ऊपर उसका ढक्कन रहता है, फिर ऊपर एक सीटी रहती है। ये सब एक कुकर बनाने में आवश्यक है ना। उसी तरह एक विधि बनेगी, तो पहले उसका हेडिंग आएगा, फिर उसका शॉर्ट नंबर आएगा, फिर प्रिम्बल आएगा, है ना। तो जब तुम्हारा इंटरप्रिटेशन वहां आएगा, तुमको पढ़ने में बहुत बोरिंग लगेगा अगर तुमको बेरेक्ट नहीं आता पढ़ना। वैसे पास हो जाओगे, बहुत इजी होता है, सिर्फ लिख के आना रहता है, जो भी लिख के आओ। तो वहां पूछ सकते लेता है कभी कि उद्देशिका का क्या आशय है, तो तुम बताओगे कि किसी भी बेयर एक्ट कानून में प्रारंभ में जो शॉर्ट में उसके बारे में बताता है। ठीक है, बोरिंग लग रहा है, इट्स ओके, कोई बात नहीं, सबको लगता है। तुम लोग मेरा सुनो। हम जब तैयारी करने शुरू गए 2016 में, मैंने करीब 6 से 7 हजार रुपए फीस दी, क्योंकि मेरे स्कूल में, कॉलेज में हम अच्छे स्कूल में थे, अच्छे कॉलेज किए थे लॉ, लेकिन बहुत फोकस नहीं किए थे। सर बोले बेयर एक्ट पढ़ो, सिर्फ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का सेक्शन 2A हम पढ़े हैं बस, और कभी कुछ नहीं पढ़े। तो जहां पे हम दिए वो 7 हजार एक सब्जेक्ट का था, और 26 सब्जेक्ट थे। पहले दिन क्लास गए, वो इंडियन एविडेंस एक्ट का बेयर एक्ट पढ़ाना शुरू किए। मेरा फ्रेंड बोला पढ़ लो, कि छी इतना गंदा पढ़ाते हैं, कुछ समझ नहीं आ रहा मेरे को क्या पढ़ा रहे हैं। मैं नहीं की दोबारा। उसके बाद मैंने दूसरी कोचिंग ज्वाइन की, तब 24,000 में पूरा सब्जेक्ट पढ़ाते थे, इलाहाबाद की बता रही हूँ। बढ़िया 2 साल में रही। मेरा फ्रेंड जो इनसे पढ़ा था उसका बढ़िया कितना मेंस इंटरव्यू वगैरह जुडिशरी सब हो गया, और मैं यहाँ 2 साल में, हमको लगता है 5-6 महीने कोचिंग गई। फिर मुझे लगा, जब थोड़ा सा मतलब LLM का एंट्रेंस वगैरह दिया मैंने, किया क्या मैंने मुझे बेयर एक्ट ही पढ़ना था। और सुनो, फिर मैंने, और तेज चल रही केरल में, राहुल IS है, मुझे अपने कोचिंग को बहुत पसंद है। ठीक है, फीस ज्यादा इसकी बोलेंगे नहीं। जब मैंने यहाँ ज्वाइन की थी कोचिंग, यहाँ पर भी 2 साल की कोचिंग थी, यहाँ पर भी मैं 6-7 महीने ही कर पाई थी। और इस ना करने का कारण था क्योंकि मेरी बेबी पेट में थी, ठीक है, प्रेग्नेंट थी उस समय, और मुझे थोड़ी सी प्रॉब्लम हो रही थी, वॉमिटिंग वगैरह, तो मैं नहीं ले पाई। हाँ, उसके बाद सर हमको दोबारा ज्वाइन किए, दोबारा फिर मैंने 2-3 महीना लिया था। बट उस 7 महीने में मुझे इतना अच्छा इनलाइटमेंट मिला था बेयर एक्ट का, मुझे किसी टीचर से नहीं मिला। हो सकता था कि ये भी उतना अच्छा इनलाइटमेंट ना दिया हो, इसलिए मेरा उतना अच्छा वो नहीं बना, है ना। जबकि इनकी मेरी ऑनलाइन क्लास थी। तो बेयर एक्ट समझना बहुत 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 ला स्टूडेंट के लिए आवश्यक है। ठीक है, और जुडिशरी ही बांध के ना बैठना, क्योंकि तुमको पता है जब से हमने प्रिपरेशन की तब से सिर्फ एक बार एग्जाम आया है। ठीक है, LLB उसका जुडिशरी, यूपी जुडिशरी का। चलो नाउ, ये भी पूछ लेता है सेकंड पेपर में। अब हम सेकंड पेपर का नाम नहीं लेंगे, अब हम आते हैं तुम्हारे टॉपिक पे। चलो, संक्षिप्त नाम क्या है? भारतीय संविधान अधिनियम 1872। इसका विस्तार और प्रारंभ, तो इसका विस्तार संपूर्ण भारत पर है। पहले यहाँ जम्मू कश्मीर राज्य पर नहीं है, बट इसको हटा दिया गया है 2019 में। और कब लागू हुआ है ये? तो 1 सितंबर 1872 को। ठीक है, सितंबर के प्रथम दिन। अगर तुम लोग प्री का नोट्स बना रहे हो उसको लिख लेना, अगर तुम लोग LLM एंट्रेंस का नोट्स बना रहे हो उसको लिख लेना। ठीक है, पूछा गया है 50 बार अलग अलग एग्जाम में। इसी विधि में नहीं, हर विधि में पूछा गया है, हर विधि के बारे में कभी ना कभी पूछा जाता है। ठीक है, चलो, कुछ व्यावृत्तियां हैं। इसमें अंतर्विष्ट कोई भी बात सदस्य द्वारा अभिव्यक्त रूप से निश्चित न की जाए, किसी इंस्टीट्यूट, अधिनियम या विनियम के बंधों पर व्यापार की किसी प्रथा। ठीक है, ये तुम्हारे LLB का नहीं है, और न तुम्हारे कहीं एग्जाम में आने वाला है। निर्वचन खंड, निर्वचन खंड देखो, मैंने जस्ट बोला कि इंटरप्रिटेशन आता है सेकेंड सेमेस्टर में, वहां इंटरप्रिटेशन पूरे कानून के बारे में पूछते हैं कि निर्वचन खंड क्या होता है, संक्षिप्त नाम क्या था, वगैरह वगैरह, है ना। यहाँ एक सेक्शन है, सेक्शन 2। जब तुम लोग अभी क्लास में आए, मैंने किसी का नाम नहीं पूछा कि अपना इंट्रो दो, नहीं तो तुम लोग क्या करते, अपना नाम बताते, कहाँ से LLB की हो, कहाँ से, वगैरह वगैरह वगैरह, जो नॉर्मली किया जाता है। ठीक है, ऐसे ही हर बेयर एक्ट में जो शब्द उस बेयर एक्ट में अंदर यूज किए गए रहेंगे, कुछ इंपॉर्टेंट वर्ड्स जो उस कानून का ही निर्माण करते हैं, जैसे प्रतिफल, स्वीकृति, वगैरह वगैरह। तो लोग कंफ्यूज ना हो, क्योंकि
हो सकता है कि कहीं पर उस शब्द का अलग मीनिंग हो, किसी अन्य जाति में, किसी अन्य रिलीजन में कुछ अलग मीनिंग हो, है ना, किसी कुछ लैंग्वेज अलग होती है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल चावल को हम लोग देसी लैंग्वेज में भात भी बोलते हैं, है ना। और एक भात उसको भी बोलते हैं जब चार धाम करके पेरेंट्स आते हैं, भागवत कथा सुना जाता है, उसको भी भात बोलते हैं, है ना। तो एक इंग्लिश में अच्छा सिंगल परिभाषा दे दो जो हर लैंग्वेज पर लागू होगी, फिर उसको जो है उनकी भाषा के अनुसार ट्रांसलेट कर दो, ठीक। बड़े आदमी ये काम नहीं करते हैं, या हो सकता है नहीं कोई पहचान पाया तो लास्ट में बताएंगे। एग्जाम्पल, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बिगेस्ट लॉ है, तो वो शुरू में अपना नाम नहीं बताता है। तो तुम जाओगे आर्टिकल आई थिंक 390, देखो 395 आर्टिकल है टोटल उसमें, है ना। एंड 390 और 391 इन दोनों में से किसी में है, वहां पर ये अपना परिचय देता है, ठीक है। बड़े लोग लास्ट में अपना परिचय बताते हैं। ये अपना परिचय शुरू में बता दिया, संक्षिप्त नाम, मेरा नाम क्या है, कहाँ गया, पीपीटी में इतना रहता है ऊपर नीचे नहीं करना पड़ता, कहाँ गया यार, नहीं करना पड़ता, अगल बगल कर दो। इसने शुरू में अपना नाम बता दिया, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में एकदम लास्ट में मिलता है, ठीक है। चलो, तो निर्वचन खंड देखो, मोस्टली में तुमको परिभाषा खंड मिलेगा, यहाँ निर्वचन खंड मिला है, ठीक है। क्योंकि हर शब्द की एक परिभाषा क्लियर है, इसलिए निर्वचित लॉ के अनुसार उसको परिभाषित, विधि के अनुसार परिभाषित करने का प्रयास किया गया, तो निर्वचन इंटरप्रिटेशन क्लॉज डाला गया है। चलो, अब इस सेक्शन में जितने भी सब सेक्शन है, जितनी भी परिभाषाएं हैं, आई थिंक EFGH 11 या 12 है आई थिंक, ठीक है। वो सारी धाराएं, सॉरी, वो सारी परिभाषाएं तुम लोग को याद होनी चाहिए अगर तुम लोग LLB से आगे जा रहे हो, सारी की सारी, किस सब सेक्शन में है, ठीक है। तुम्हारा पूरा कानून, ये अगर धाराएं तुमको पता नहीं है तो तुमको इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कभी, सॉरी, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट कभी नहीं समझ में आएगा, संविधा कभी नहीं समझ में आएगी, ठीक है। दूसरी बात, जितना भी LLB में तुम एग्जाम लिखोगे उसमें जो परिभाषा खंड लिखोगे, क्योंकि हर आंसर में परिभाषा लिखना पड़ता है, तो तुमको इसी निर्वचन खंड में से परिभाषा लिखनी पड़ेगी, क्योंकि यही परिभाषित कर रहा है, ठीक है। इसलिए इसमें एक एक सेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, तो एक एक सेक्शन जब हम पढ़ेंगे ना 10-15 मिनट लेकर पढ़ेंगे, ठीक है। एक बार तुम्हारा ये सेक्शन निर्वचन खंड पूरा हो जाए, एक बार निर्वचन खंड पूरा हो जाए तो ये नोट्स, ये एक्ट तुम्हारा पानी की तरह बहेगा, ठीक है। लेकिन अगर तुमको ये नहीं समझ में आया कि एक्सेप्टेंस क्या है, प्रपोजल क्या है, ठीक है, तो तुमको कभी समझ नहीं आएगा कि संविदा कैसे की जा सकती है, कोई कैसे कॉन्ट्रैक्ट कर सकता है। कॉन्ट्रैक्ट हमारे जीवन का महत्वपूर्ण हिस्सा है, ठीक है। चलो, इस अधिनियम में निम्नलिखित शब्दों और पदों पर निम्नलिखित भावों में प्रयोग किया गया है जब तक कि संदर्भ से प्रतिकूल आशय प्रतीत न हो। इस अधिनियम में निम्नलिखित शब्द प्रयोग किए गए हैं। इस अधिनियम मतलब जब इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट की बात आएगी, ठीक है, ओके। तो जो शब्द इसमें प्रयोग किए गए हैं या कोई पद प्रयोग किया गया है, ठीक है, तो किस भाव से, किस आशय से उन शब्दों का प्रयोग किया गया। फॉर एग्जाम्पल, कोई जा रहा है और कहते बहुत प्यारी लग रही है, अच्छा है। अब मेरा आशय क्या था, हम उसको जो है कॉम्प्लीमेंट देने के लिए किए या उसको चिढ़ाने के लिए किए। मान लो कोई बहुत खूब मुंह में काजल लपेट के भाग रहा है, उसको बोलता अरे यार बड़ी प्यारी लग रही, तो हमारा आशय उसको बहुत अच्छा बोलने का नहीं था, है ना। तो किस भाव से कोई शब्द हम इस एक्ट में यूज हुआ है, ठीक है, उसका अर्थ हम कहाँ से लेंगे, इसी एक्ट से लेंगे, ठीक है, किसी भी एक्ट से लेंगे, बाहर से नहीं जाएंगे, जो आगे परिभाषित होगा। नाउ सबसे पहले आर्टिकल 2A धारा तुम लोग को याद होनी चाहिए। और एक बात और, अगर बीच में लाइव क्लास कट हो गई, ठीक है, और तुम लोग की क्लास 60 मिनट से ओवर हो रही है, तो हम दोबारा नहीं करेंगे, फिर भी कोशिश करना कि दोबारा तुम लोग क्लास ज्वाइन करो, क्योंकि 60 मिनट होने के बाद अपने आप क्लास कट जाएगी, क्योंकि ये गूगल ऐप है, कोई क्लास का ऐप है नहीं, है ना।
बीच बीच में देख रहे हो रिकॉर्डिंग का भी आ रहा है, क्योंकि वो भी सिर्फ 10-10 मिनट्स का है। मैंने कोशिश किया कि मैं इसका परचेज करूं, बट ये पता नहीं कौन सा वीजा मांग रहा है, और मुझे सिर्फ ऑनलाइन पेमेंट ही आता है। हो, हो सकता है आगे जरूरत पड़े तो मैं फिर इसको करूं, बट मेरा 10 मिनट से भी काम चल रहा है। चलो, पहला है, किस चीज की परिभाषा दी गई है? प्रपोजल की। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट। 2A में दी गई है प्रस्तावना। तो ये वो वाला प्रपोजल तुम नहीं ले लो जो वैलेंटाइंस पे देते हैं, या देखो हम कभी कभी इधर उधर बोल देंगे, ज्यादा उसको अंदर मत जाना, ठीक है? प्रपोजल मतलब संविदा करने के लिए किसी को प्रस्ताव करना, ठीक है? शादी करने के लिए भी तुम प्रस्ताव कर सकते हो, बट वो संविदा नहीं हो रही है, धार्मिक कार्य हो रहा। देखो अभी हिंदू लॉ जब पढ़ोगे, मुस्लिम लॉ पढ़ोगे ना, तो वहां हम देखेंगे कि क्या ये हिंदू लॉ मुस्लिम लॉ भी संविदा है, क्योंकि उसमें प्रपोजल होता है भाई शादी के लिए, क्या तुमको निकाह कबूल है, और फिर वगैरह वगैरह, ठीक है? तो भी हम संविदा पे रहते हैं। चलो, प्रपोजल की परिभाषा दी है, चूंकि यहाँ सामने हेडिंग नहीं दी थी इसलिए मैंने लिख दिया। ओके, देखो क्वेश्चन तुम लोग का क्या आता है, एलएलबी वाला क्वेश्चन भी देख लो। मान लो पूछ लिया प्रस्ताव क्या है, प्रस्तावना क्या है, व्हाट इज प्रपोजल, ठीक है? परिभाषित कीजिए। प्रस्तावना क्या है, परिभाषित कीजिए, मतलब परिभाषा पूछ रहा है, और इसके आवश्यक तत्व क्या है, आवश्यक केस की वादों की सहायता से बताइए। तो तुम लोग को ज्यादा सिर नहीं पटकना रहता, ठीक है? जब तुम लोग को कुछ आता नहीं है, सीरीज रट लेते हो, रट लेते हो। पूरी सीरीज रटने की जरूरत नहीं, सिर्फ प्रस्तावना पूछ रहा है, ये है प्रस्तावना की परिभाषा, ठीक? अब जो आवश्यक तत्व है, एसेंशियल एलिमेंट है, ये इसी प्रस्ताव परिभाषा से टूट के आते हैं। कैसे आते हैं देखो, जबकि एक व्यक्ति, ठीक है, किसी बात को करने या करने की प्रवृत्त रहने की अपनी रजामंदी, तो क्या हो रहा है, कोई व्यक्ति है किसी बात को करने, देखो अभी इसको बहुत अच्छे से हम उस पर चलेंगे, व्हाइट ब्लैंक पेज पे चलेंगे, वहां समझाएंगे, ठीक है? अपनी रजामंदी किसी अन्य व्यक्ति को इस दृष्टि से संज्ञापित करता है कि ऐसे कार्य, देखो इंग्लिश वाला भी बैरर दूसरा खोलना पड़ेगा, तो वहां पे भी हम समझा देंगे। कार्य प्रवृत्ति के प्रति उस अन्य की अनुमति अभिप्राप्त करे तो वह प्रस्थापना करता है, क्या कहा जाता है। वेरी गुड, एक्सीलेंट। कुछ समझ नहीं आया, बेयर एक्ट तो बोरिंग लगा, छोड़ दो, नहीं छोड़ना नहीं है। सो अब हम क्या करेंगे, पेज चेंज कर लेंगे, ठीक है? और तुम लोग को बताएंगे कि क्या बोलने की कोशिश कर, एक बार फिर से देखना, ठीक है? यहाँ पे एक बार देख लो तो तब चलते हैं। एक व्यक्ति है, ठीक है, उसे किसी बात को करना है, करवाना है, या किसी कार्य को प्रवृत्त करवाना है, मतलब किसी कार्य को करने से किसी को रोकना है, और ऐसा करने के लिए वो अपनी रजामंदी किसी अन्य को संज्ञापित करता है, ठीक है, ताकि वो सामने वाला व्यक्ति अपनी अनुमति दे, उसी को प्रस्थापना कहते हैं, ठीक है? इसको तुमको रट के नहीं जाना, यही सेम लैंग्वेज, ये लीगल लैंग्वेज है, ठीक है? हम तुम लोग का पेज चेंज कर दें। देखो 47 मिनट हुआ है, 60 मिनट पे कट होगा, उससे पहले हम प्रपोजल खत्म कर देंगे। I can't send the message in the group because I am not a member of the chat. Okay. 15 मिनट बाद ये चैट खत्म हो, क्लास खत्म होगी, ठीक है? कितने बच्चे हैं, 1 2 3 4 5 6 7। पांडे गए? ओके। तो हम थोड़ा सा पेज चेंज करेंगे तुम लोग को समझाने के लिए बोल क्या रहा था, ठीक है? थोड़ा सा माइंड मैप बनाएंगे हम लोग। ये व्हाइट वाला पेज शो हो रहा है, ST जो भी है, ये ST, अपना हाथ उठाओ अगर व्हाइट पेज शो हो रहा है तो। ओके, तो आई बिलीव इन यू, ओके? व्हाइट पेज शो हो रहा है, और चलो 9 नंबर पे है, ठीक है?
तो क्या कहता है सेक्शन 2A? 2A किस चीज की परिभाषा देता है? प्रपोजल की, मीन्स प्रस्तावना की, है ना? ओके, ठीक है। देखो इसमें कम से कम 2 पक्षकार हैं, ठीक है, जो तुमको आगे समझ में आएगा, एक्स और वाई। इनको भी कुछ कहा जाता है, आगे हम लोग समझेंगे, अभी हम लोग प्रपोजल ही समझते हैं। तो एक्स को क्या है? अपना कोई कार्य करवाना है, ठीक है, किससे करवाना है? वाई से। या कोई कार्य नहीं करवाना है, मतलब उस कार्य से प्रविरत रखवाना है, कार्य को करने से रोकना है, मतलब कि प्रविरत करवाना है कि ना किया जाए, ताकि इनका कोई कुछ कारण होगा, जो भी कारण होगा, या तो कोई अपना कार्य करवाना है या कार्य को रुकवाना है या नहीं करवाना है, ठीक है। कार्य को नहीं करवाना है, किससे नहीं करवाना है? वाई से, ठीक है। तो उस कार्य को करवाने या उस कार्य से प्रविरत रहने के लिए इस बात को ये किसको बताएंगे? वाई को ही बताएंगे ना। अगर एक्स को अपना कपड़ा प्रेस करवाना है वाई से, तो क्या कहेंगे कि कपड़ा फेंक के चले आएंगे? नहीं भैया, मेरा कपड़ा प्रेस कर दो, है ना? देकर भी आएंगे, जो भी वो बात बोलेंगे ना कि मेरा कपड़ा प्रेस कर दो। या मान लो कपड़ा देकर आए थे, बट अब इनको कपड़ा नहीं प्रेस करवाना है, तो ये क्या करेंगे? वाई को बोलेंगे कि भैया, जो कपड़ा देकर दिया था आपको सुबह प्रेस करने को, वो आप मत कीजिएगा। ओके, ठीक है, ठीक है, ग्रेट। तो कार्य को करने या कार्य से प्रविरत रहने की अपना इनका आशय जो है, वो क्या करते हैं? वाई को बताते हैं, ताकि वाई उस पे क्या करे? अपनी रजामंदी बता सके। फॉर एग्जाम्पल, अगर एक्स को अपना घर बनवाना है, घर में प्लस्तर करवाना है, तो वाई से बोलते हैं मेरा घर प्लस्तर कर दो, है ना? किस आशा से कहते हैं? ताकि जान सके, ताकि इनको पता चल सके वाई के मन में क्या है, वाई का यस है या वाई का नो है, ठीक है। वाई की रजामंदी प्राप्त कर सके, चाहे रजामंदी मतलब चाहे यस और चाहे नो, चाहे वो काम करना चाहता है कि नहीं करना चाहता है। ऑटो वाला जा रहा है, हम रोकते हैं, भैया प्रयागीपुर चलोगे? एनीवन? अगर तुम लोग सुल्तानपुर के हो तो बाहर कहीं के हो, नहीं, मान लो हम लोग हैं इधर कहीं अमहट साइड, तो हम उससे क्या कर रहे हैं? ऑटो वाले से जस्ट आस्क कर रहे हैं, ठीक है, हम उससे सिर्फ आस्क पूछ रहे हैं, ताकि हम उसकी रजामंदी ले सकें। अब ये ऑटो वाले का है, चाहे वो हाँ करे और चाहे वो ना करे, है ना? इतना समझ में आया? तो ये जो क्वेश्चन, ये जो बात ये इनसे पूछ रहा है भाई से, उसी को क्या कहते हैं? प्रस्ताव। 2 मिनट तो प्रपोजल समझ में आया? जब कोई व्यक्ति अपनी मन की बात को कहता है, 2A में दिया हुआ प्रपोजल, ठीक है। मैम नोट्स ग्रुप में भेज दीजिएगा। नोट्स ग्रुप में हम भेजे हुए हैं सुबह ही। तो देखो 2A में प्रपोजल है, ठीक है। प्रपोजल के बाद अब किसी ने कोई बात तुमसे कही, ठीक है, ताकि वो तुम्हारी सहमति प्राप्त कर सके या तुम मना करना चाहो तो मना कर सको, ठीक है। तो तुम क्या करते हो? उसकी बात को एक्सेप्ट कर लेते हो, ठीक है, प्रतिग्रहित कर लेते हो। ये हिंदी मीडियम वाले हैं, प्रतिग्रहित याद रखना। अगर कभी जुडिशरी मालूम में तक तुम लोग पहुंचो या एलबी में लिखने के लिए,
इसको तुम स्वीकृति भी लिख सकते हो, और इंग्लिश में तो एक्सेप्टेंस ही है, तो एक्सेप्टेंस शब्द याद रखोगे ना, अगर कहीं कभी मान लो एंट्रेंस वगैरह में कभी LLM वगैरह के इंग्लिश में शब्द देख लो, अगर हिंदी वाला शब्द समझ नहीं आ रहा, ठीक है। तो जबकि वह व्यक्ति जिससे प्रस्थापना की जाती है उसके प्रति अपनी अनुमति संज्ञापित करता है, तब वह प्रस्थापना प्रतिग्रहित हुई कहा जाती है, और प्रस्थापना प्रतिग्रहित हो जाने पर वचन हो जाती है। तो इसमें दो चीज परिभाषित हो रही है, वचन और प्रतिस्थापना, ठीक है। फिर हमको स्क्रीन चेंज करनी पड़ेगी क्योंकि मेरा मोबाइल मेरे पास नहीं रहता ना, तो ये होता है, बट बीच बीच में बच्चा मेरा देख रहा आ रहा है ना, तो दिस इज जस्ट अ टूडर, आई कांट, ठीक है। देखो अब ध्यान से देखना, 2A में क्या था, 2A हम में एडिट था, कर दे अब, हाँ एडिट कर दे मैम। नो, इसको देख लो तब हम कर देंगे खुद ही। थोड़ा सा मैंने बीच में रिकॉर्डिंग नहीं की थी, फिर से रिकॉर्डिंग करके ऐड कर दे रही हूँ। तो पहले हमने देखा प्रपोजल, ठीक है। अब मैंने कहा चलो क्लास ओवर करते हैं, फिर हमने 10 मिनट का ले लिया ताकि एक्सेप्टेंस भी पढ़ सके, फिर मैंने उसकी रिकॉर्डिंग नहीं की, ऐड कर दे रही हूँ मैं। जब प्रपोजल को सामने वाला स्वीकृत कर लेता है, वह व्यक्ति जिससे प्रस्थापना की गई है उसके प्रति अपनी अनुमति संज्ञापित कर देता है। जिससे प्रपोजल किया गया था उसने क्या किया, एक्सेप्ट कर लिया प्रपोजल को, तब प्रस्थापना क्या हो गई, एक्सेप्ट हो गई, प्रतिग्रहित हो गई, ठीक है। और प्रतिग्रहित का मतलब स्वीकृत हो गई, और इंग्लिश इसकी याद रखना एक्सेप्टेंस, ठीक है, नहीं तो कंफ्यूज हो, नए नए हो अभी इस पर। तो इसमें दो चीज की परिभाषा दी गई है कि प्रस्थापना एक्सेप्ट होने पर क्या हो जाती है, स्वीकृति कहलाती है, ठीक है, एक्सेप्टेंस कहलाता है। और जब कोई प्रस्थापना स्वीकृत हो जाती है तो वचन का रूप धारण कर लेती है। वो क्या बोल रहा है, थोड़ा सा अपना वाइट से उसमें देख लेते हैं, बोर्ड पे देखो। सो हियर इज माय पेन। क्या देखा था हमने, 2A में x था, y को प्रपोजल दे रहा है, ओके। किसी कार्य को करने या करने से प्रविरत रहने, मतलब मना करने के लिए, जो y ही नहीं कर सकता, y को रोकने के लिए, बदले में उसको कुछ देगा वो, ठीक है, वो बात ही बात है। इससे संबंधित अपने आशय y को बताता है, और जैसे ही उस बात को बताता है उसने क्या कर दिया, x ने क्या कर दिया, प्रस्तावना कर दी। अब अगर y इस प्रस्तावना को एक्सेप्ट कर लेता है तो y क्या कर लेता है, स्वीकृति कर लेता है, ठीक है। और जब कोई प्रपोजल एक्सेप्ट हो जाता है तब वो वचन का रूप धारण कर लेता है। देखो संविदा का रूप धारण क्यों नहीं कर रहा, वचन ही क्यों बोल रहा है, कहां दी गई ये परिभाषा, और ये वाली स्वीकृति की। तो 2B इसको याद रखना फॉर एग्जाम, LLB के एग्जाम के लिखने के लिए भी, क्योंकि पूछ सकता है वचन क्या है और स्वीकृति क्या है, ठीक है। तो 2B तुमको लिखना ही लिखना है, प्लस एंट्रेंस वगैरह के लिए पॉइंटर्स बनाने के लिए, ठीक है, एग्जाम के लिए, प्री के लिए। दूसरी बात क्या बोल रहे थे हम, क्यों नहीं कहा गया कि संविदा बन जाता बल्कि वचन। देखो आगे दिया है, वह करार जो विधिता परिवर्तनीय है वही संविदा होते हैं, ठीक है। तो ये जो वचन है, अगर इसमें ये लीगल वचन है, फॉर एग्जाम्पल जो कार्य एक्स करवाना चाहता था वो कोई लीगल कार्य था, या जिसको करने से रोकना चाहता था वो भी लीगल ही था, ठीक है। तो और वाई का भी एक्सेप्टेंस लीगल ही था, इत्यादि शर्तें जो हम आगे देखेंगे वो पूरी हो रही हैं, तब कहीं जाकर वचन आगे करार होते हुए संविदा बनेगा, ठीक है। मान लो कि अगर हम यही कह देते कि ऐसा प्रपोजल जो एक्सेप्ट होने पर संविदा हो जाता है और कार्य क्या होता, अवैध होता, तो वह करार, वह वचन जो अवैध होता है वो प्रारंभता शून्य होता है, ठीक है, मान्य नहीं होता है, दंडनीय भी होता है, ठीक है। ओके, आज के लिए इतना ही। कल हम लोग 2C से आगे देखेंगे, एक बार पूरा सेक्शन 2 देखने के बाद फिर हम क्वेश्चन आंसर सीरीज इस टॉपिक पे देखेंगे, ठीक है। या बेयर एक्ट पूरा होने के बाद हम लोग क्वेश्चन आंसर सीरीज देखेंगे। ओके, तब तक के लिए बाय बाय, और
सब्सक्राइब भी कर लेना, वैसे किए तो होंगे तुम लोग, होप्स